हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं कफन कहानी। कफन कहानी में दोस्तों मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। ठीक है, पात्रों को पहले समझ लेते हैं। अगर हम पात्रों को पहले समझ लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, कहानी को समझने में हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। पहला पात्र है माधव, दूसरा पात्र है घीसू और तीसरी पात्र है बुधिया। ठीक है, जो घीसू है वो पिता है, माधव बेटा है और माधव की एक पत्नी है बुधिया। इन तीनों पर केंद्रित ये कहानी है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द ए जेह से पछाड़ें खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। मतलब कि बुधिया क्या है, वो प्रसव पीड़ा में है। जाड़े की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तरीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव ने दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ। ठीक है, तो इस पर घीसू कहता है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। ऐसा कौन कहता है? माधव कहता है। ठीक है, चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 2 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई न रखता। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2 एक फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए जब्त ए नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खल की सिफ्त थी। अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढाके हुए दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद। कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ उर्दू के शब्द आए हैं जिनका अर्थ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को सुन करके मतलब बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मटर या आलू की फसल में खेतों में से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। ईख मीन्स गन्ना। ठीक है, आगे देखेंगे। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सआतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। आगे देखेंगे। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की बीबी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था, यानी माधव की माँ का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छिलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों की दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई थी
ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने बुलाता तो बेनियाजी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ए जेह में मर रही थी। ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। ठीक है, देखिए कितने हृदयहीन बाप बेटे हैं दोनों। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा। ठीक है, अंधविश्वास देखिए, उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रसव पीड़ा में वो है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि चुड़ैल का फसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए, मतलब इन लोगों के पास देखिए 1 रुपया भी नहीं है। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। देखिए कितने दरिद्र किस्म के ये दोनों लोग हैं। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। तो वो अपने पिता से क्या बोलता है, माधव घीसू से बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम ही जा कर के देख लो। इस पर जो ससुर है यानी जो घीसू है वो क्या कहता है, देखिए, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि कहीं कभी उसका मुंह भी नहीं देखा। आज उसका उधड़ा बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी न था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। माधव क्या कह रहा है, सॉरी घीसू क्या कह रहा है कि मेरे लड़के हुए घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन मांग मांग करके मैंने अपना काम चला लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा फारिग उलबाल थे। वहाँ इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई तअज्जुब की बात नहीं थी। यानी जैसे माधव और घीसू हैं, वो क्या है, परिस्थितिजन्य बात है, ऐसा लेखक कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था, और किसान की तही दिमाग जमयत में शामिल होने के बदले सातिरों की फितरा पर्दा जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये सलाहियत न थी कि सातिरों के आइन ओ आदब की पाबंदी भी करता था। किस लिए, ये जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुस्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर कोई खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी में दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र था नहीं कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई, मतलब वो आलू को भून करके खा रहे हैं तो इतना जल्दी जल्दी वो खा रहे हैं कि कई बार वो गरम गरम आलू उनके जीभ को जला दे रहा है। ठीक है, छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वे अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी,
वो उसकी ज़िंदगी में यादगार वाक़या थी। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब इस तब से फिर इस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई, सबको। छोटे बड़े सबको पूड़ियाँ, सब ने पूड़ियाँ खाई, और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊँ कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मतलब इतना उन्होंने पेट भर के खा लिया कि पानी पीने तक की जगह उनके पेट में नहीं रही। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक बीड़ा पानी भी मिला, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा न हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था ठाकुर। ठीक है, ठाकुर की बारात की दावत की बात वो यहाँ पर कर रहा है। माधव ने उस तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब सबको किफ़ायत सूझती है शादी ब्याह में। मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कोई कमी नहीं। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। माधव कहता है कि तुमने 21 पूड़ियाँ खाई होंगी अपने पिता से। तो वो क्या कहता है कि 20 से ज़्यादा खाई थी। तो माधव क्या कहता है, मैं 50 खा जाता। ठीक है, 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो उसका आधा भी नहीं। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजदहे कुंडलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। देखिए कितनी भयावह स्थिति है। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आँखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आह ओ जारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म ए कदीम के मुताबिक गमजदों को तस्फकी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। ठीक है, बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न आने की इल्लत में। ठीक है, पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घीसू ने ज़मीन पर सर रख कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। देखिए ये कितना झूठ बोल रहा है। ये एक बार भी उसे पानी पूछने नहीं गए ये लोग, और बोल रहा है कि रात भर हमने उसके सिरहाने बैठे रहे और दवा दारू करते रहे। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो
उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। देखिए कैसी बातें ये यहाँ पर जा कर के बना रहा है। जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। ठीक है। मैं तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तोअन और करहन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तस्फकी का एक कलमा भी मुंह से न निकाला। यानी मतलब सहानुभूति का एक बोल भी उसको नहीं बोला, उसकी तरफ ताका तक नहीं। गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। देखिए 5 रुपये उस टाइम पे बहुत बड़ी राशि होती थी। ठीक है। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले और बाँस वाँस काटने लगे। गांव की रकीक उल कल्ब औरतें आ आकर लाश को देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। आगे है, बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। क्या और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। आगे है, दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक दोनों ने तजबुज की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपये क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। देखिए कितना बदतमीज आदमी है। आगे देखेंगे, माधव भी हंसा इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी पर, कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। जोफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न